नमस्कार, जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने बहुत ही खास प्रोग्राम में। आज हम यहां एसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भैंसवान खुर्द सोनीपत में हम यहाँ हैं और आपका हम स्वागत करते हैं। साथ ही मैं बच्चों का स्वागत करता हूँ जो यहाँ पे बैठे हैं और वो आगे क्या होने वाला है उसकी जिज्ञासा उनके मन में है। साथ ही हमारे जो आज पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कैलाश भार्गव सर जो बैठे हैं, जो कि यहाँ के चेयरमैन हैं, फिर जो एमडी एंड प्रिंसिपल हैं मिसेस मंजू भार्गव जी हैं, फिर सुशीला देवी जी हैं जो पठन पाठन में लगी हुई हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं, फिर हमारे जाने पहचाने डॉक्टर श्री किशन जी हैं जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उसके बाद जो मेरे बगल में बैठी हैं वंदना जी हैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं। मैं अब दूसरे तरफ चलता हूँ, पूजा जी बैठी हैं जो कि साइंस और बायोलॉजी पढ़ाती हैं। फिर प्रीति जी हैं जो कि हिंदी पढ़ाती हैं। गणित एज ए सब्जेक्ट हमारे देवेंद्र सर हैं, ये पढ़ाते हैं। और अब मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कैलाश भार्गव जी से कि वो आपको कुछ आशीर्वचन दें। राधे राधे। ये स्कूल समिति का मैं प्रेसिडेंट हूँ। एसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डॉक्टर श्री किशन और आई इस टीम का मैं बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की काउंसलिंग करें और उन्होंने जीवन के बारे में अपने अनुभव शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव साहब। अब मैं प्रिंसिपल मंजू जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ शब्द बोले, अपने आशीर्वचन दें। हमारा जो विद्यालय है नर्सरी क्लास से 12वीं क्लास तक जो है आपको शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है। हमारे यहाँ पर बच्चों को तीनों स्ट्रीम से मेडिकल, नॉन मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स से शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ पर समय समय पर तरह तरह के प्रोग्राम जो आयोजित कराए जाते हैं। आज हमारे बीच सुभारती की जो टीम है हमारे बीच में मौजूद है। मैं इनका हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ और कामना करती हूँ कि ये आपको अच्छे से आपका मार्गदर्शन करे। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। अब मैं सुशीला देवी जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो कुछ आपको बताएं। अब जिस तरह से आप ये मानो कि 4 बंदे हैं, एक इंडियन है, एक जापानीज है और एक अमेरिकन है और एक चाइनीज है। यदि वे सभी ये कहें कि हम इंग्लिश क्यों बोले, हिंदी क्यों बोले, तो हमारा जो दायरा है वो वहाँ तक ही सीमित हो जाएगा। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज की हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जिस तरह से हम कोई भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं वहाँ पर इंग्लिश की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हम इंग्लिश के द्वारा एयरफोर्स वगैरह में या कोई वाइट कॉलर जॉब कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का आधार है। और फॉरेन कंट्री में हमें जाने के लिए इंग्लिश की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर श्री किशन जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो पूरे प्रोग्राम के बारे में, पूरे जिसको कहिए कि आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं, आखिर आप यहाँ किस तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ला सकते हैं, इस प्रोग्राम की महत्ता क्या है, इन सब के बारे में डॉक्टर साहब बताएं। सुप्रभात बच्चों। और जैसे सर ने शुरुआत की थी राधे राधे, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। जब भी स्कूल्स में जाते हैं तो या गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, इस तरीके के हम लोग संबोधन सुनते आए हैं, लेकिन एक राधे राधे अलग से ही स्कूल में सुनने को मिला, बड़ा अच्छा लगा। और आज हम इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आए हैं, उसका सबसे मेन उद्देश्य है
कि एजुकेशन के इस एरिया में 10th पास आउट करने के बाद या 12th पास आउट करने के बाद हमारे पास ऐसे कैसे कितने सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं जिनसे हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स पे अभी डिस्कस करूंगा, बाकी जब हम क्वेश्चनेयर लेंगे आप लोगों से उसके बाद बीच बीच में हम चीज़ों को ऐड ऑन करते रहेंगे। कि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म ऑफ हायर एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, वोकेशनल कोर्सेज पे थोड़ा सा फोकस्ड है। कि हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म से क्या मतलब है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, या हम उनसे कैसे अपनी हायर एजुकेशन अचीव कर सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि आप 12th पास आउट करने के बाद किसी ना किसी कॉलेज की तरफ रुख करेंगे, और अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो आप डिस्टेंस की तरफ रुख करेंगे। तो डिस्टेंस और रेगुलर ये दो मोड आपके सामने हैं। ऑनलाइन एजुकेशन आपके सामने है, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज आपके सामने है। तो जब यहाँ बात आती है कि रेगुलर एडमिशन नहीं मिला तो हम क्या अपनी एजुकेशन को ड्रॉप कर दें, हम अपने किसी काम पे लग जाएं, या हम किसी और मोड से अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करें। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि इसकी जानकारी आप अवश्य लें कि क्या प्रोग्राम कहाँ से हम करें और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, रिकॉग्निशन है या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान दें। तो आपकी रेगुलर एजुकेशन आपको अलग मुकाम पर लेके जाएगी, आपकी डिस्टेंस एजुकेशन आपके शायद और भी ज़्यादा ऑप्शंस ओपन करेंगी, आपकी स्किल एजुकेशन आपके जो स्किल्स हैं उनको एनहेंस करेगी, वोकेशनल कोर्सेज आपको रेडी टू वर्क करेंगे। कि आप जैसे ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो आप किस तरीके से काम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एजुकेशन के अलग अलग पैरामीटर्स को फुलफिल करती हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप अपनी एजुकेशन को अचीव करना चाहते हैं। आप डिस्टेंस से एजुकेशन लेना चाहते हैं या रेगुलर एजुकेशन लेना चाहते हैं। अगर आप रेगुलर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप मात्र एक अपनी एजुकेशन का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। आपने 9, 10th, 11th, 12th किया तो उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया ग्रेजुएशन का। तो आपने ग्रेजुएशन किया, आपकी हायर एजुकेशन हो गई। उसके बाद आपके पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा नहीं है जिसके बेस पे आप कल कहीं जॉब कर सके। उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करना ही करना पड़ेगा। चाहे टीचिंग में जाएंगे तो टीचिंग से रिलेटेड, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएंगे तो उससे रिलेटेड, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स करें, चाहे डिप्लोमा कोर्स करें, चाहे डिग्री कोर्स करें। तो हर फील्ड में कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि रेगुलर एजुकेशन अगर आप करते हैं तो आपके पास आपकी हायर एजुकेशन में एक डिग्री ऐड ऑन हो गई। लेकिन अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी हायर एजुकेशन करते हैं तो ये आपको अलग आयाम पे ले जाती है कि आपके पास कोई भी स्किल को डेवलप करने के लिए टाइम मिल जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास टाइम बच जाता है। जबकि दोनों डिग्रीज़ की वैल्यू सेम है, यूजीसी ने दोनों को इक्विवेलेंट किया है, मान्यता है। पहले एक मिथ हुआ करता था कि डिस्टेंस से पढ़ने वाले बच्चे या तो स्लो लर्नर हैं या वो पढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी एजुकेशन पूरी कर ली। वहीं पे एक चीज़ और ऐड होती थी कि एक डर, एक भय सा दिल में बना रहता था कि पता नहीं ये डिग्री सही है या गलत है। कल को हम कहीं इसको शो ऑफ करेंगे, ऐड ऑन करेंगे और वहाँ इंक्वायरी हुई तो पता नहीं डिग्री सही है या गलत है और वो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगी। तो ये चीज़ें तो आज आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि डिस्टेंस और रेगुलर की दोनों डिग्री सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपको जानकारी ज़रूर लेनी होगी कि किस यूनिवर्सिटी से आप कोर्स कर रहे हो और वो कोर्स उस यूनिवर्सिटी से अप्रूव है या नहीं है, और यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं है। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा ताकि आप किसी भी धोखे से बच सकें। अब वोकेशनल आपकी डिस्टेंस एजुकेशन में आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या आती है कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमें समय चाहिए
और समय जो आपका ट्रैवलिंग में लगता है, आने जाने में लगता है, बाहर गॉसिप में लगता है, जिस भी तरीके से आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, अगर उसको आप सेव करना चाहते हैं तो डिस्टेंस से आप जाइए और आप अपने कंपटीशन की साथ साथ तैयारी करिए। तो एक तरफ तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती जा रही है, दूसरा आप उस फील्ड के लिए तैयार होते जा रहे हैं जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। तो अगर आप कैरियर से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपना कोई सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस से आपने फिल किया फॉर्म और उसके बाद में आप अपनी जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, जो आपका माइंड सेट है कि फ्यूचर में मुझे ये करना है, तो उसकी स्किल्स से रिलेटेड आपने छोटे छोटे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करने शुरू किए। तो आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो 3 साल में आपके पास वो एक्सपीरियंस होगा, वो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी कि आप उसके बेस पे आप ये भी मान के चल रहे हैं कि एजुकेशन वाइज भी मैं किसी से कम नहीं हूँ, बट मेरे पास एडिशनल अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं रेडी टू वर्क हूँ, मैं काम करने के लिए सक्षम हूँ। अगर मैं अपना कोई भी सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, तो मैं रेडी हूँ। तो वो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आपका टाइम और मनी सेव होता है और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडी पे फोकस कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस कर सकते हो, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हो। कुछ वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ करके सीखते हैं, और मैं ये कहूँगा कई बार नहीं, मैक्सिमम यही होता है कि हम करके ही सीखते हैं, और जो करके सीखते हैं वो शायद हमारी लर्निंग डीप लर्निंग होती है कि हम जल्दी से उस चीज़ को भूलते नहीं हैं। और वो लर्निंग अगर आपके पास आ जाती है तो आप भविष्य में किसी भी फील्ड में जाने के लिए अपने आप को बहुत मजबूत कर लेते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस भी कैटेगरी के बच्चे हों, चाहे वो टॉप लर्नर हो, चाहे आपके क्विक लर्नर हो या आपके स्लो लर्नर हो, सभी बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स करें, अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपनी चॉइस से रिलेटेड वो कोर्स चुनें। उसमें फ़ायदा ये होगा कि जहां आपको यहाँ थ्योरी में 100 में से मार्क्स लेने होते हैं, तो कई जगह आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल हैं, किसी में 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल हैं, और कुछ आपकी लैंग्वेज वगैरह जो 80 आपका 100% ही होता है, उसमें आपके ASL वगैरह के मार्क्स जुड़ते हैं या कुछ प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड ऑन होते हैं। यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि प्रैक्टिकल आपका 70% है और थ्योरी आपकी 30% होती है। तो आप जब करके सीखते हैं, आप इंटरेस्ट लेते हैं, किसी भी मॉडल को बनाते हैं, तो आप उसमें अपना 100% देते हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट बिल्ट हो रहा है उसमें। तो आपको वहाँ पे थ्योरी 30% ही कवर करनी है और 70% आपको प्रैक्टिकल करना है। तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप उसमें अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। इस जानकारी को मात्र हम इस हॉल में ये डिस्कशन कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद में ये सब फ्लैशबैक में चला जाएगा कि भाई नहीं समझ आया, कुछ क्लियरेंस नहीं हुई। सो नो डाउट, जब आप अपना प्रोग्राम देखेंगे तो रेगुलर आपको कुछ नंबर्स वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते नज़र आएंगे और उन नंबर्स पे आप हमारी काउंसलर टीम से कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आज के प्रोग्राम के बाद भी आप अपनी क्वेरी बाद में पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे क्वेश्चन क्लासरूम में नहीं पूछते, थोड़ा सा एम्बेरस फील करते हैं या अपने साथी एम्बेरस करा देते हैं, तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना मुश्किल हो जाता है कुछ बच्चों के लिए जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट है वो तो अपना इमीडिएटली क्वेश्चन पूछ के काम ख़त्म करते हैं और अपनी क्वेरी क्लियर कर लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आपको ज़रूरत लगे कि मुझे क्वेश्चन पूछना है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन पूछें और अपनी जो भी मन की जिज्ञासा है, अपने करियर से रिलेटेड, अपने बिहेवियर से रिलेटेड, अपने कोर्सेज से रिलेटेड, वो आप ज़रूर से ज़रूर पूछें, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हम आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। आप अपने मन से, हम लोग जर्नली एक डिस्कशन करते हैं, कई बार फ्रेंड सर्किल बैठे होते हैं तो बातचीत होती रहती है, मुझे पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। सो इज इट पॉसिबल? ये एक हमारी स्टेटमेंट हो सकती है, अजम्पशन हो सकता है, एक बिलीव हो सकता है कि हम एक दूसरे को इतना जानते हैं
कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन से या उसकी बॉडी लैंग्वेज से हम उतना समझ जाएं। बट ये पॉसिबल नहीं होता कि आप मन में क्या चल रहा है ये जान पाएं। उसको व्यक्त करना पड़ता है। अगर आप खुश हैं तो आपको खुशी का भी इजहार करना पड़ेगा कि आज मेरे साथ ये हुआ, इस कारण मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे सामने ये वंडरफुल मोमेंट्स थे। आज मेरे साथ ये चीज़ें हुई, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं बेटर फील नहीं कर रहा, मुझे स्टमक एक है, हेडेक है, जो भी सिचुएशन है। तो हमें एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, और वो कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम बहुत अच्छे तरीके से आपका उपचार नहीं कर पाएंगे, आपको गाइड नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छा परामर्श नहीं दे पाएंगे। तो उसी के लिए मेरा अनुरोध है कि प्रोग्राम के दौरान जैसे जैसे आप लोगों के पास क्वेश्चनियर का टाइम आएगा तो अपनी जिज्ञासाएं, अपने क्वेश्चंस जरूर रखें। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के माध्यम से सारी चीज़ें आपकी क्लियर करें, और जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बच गए, मैंने अभी डिटेल कुछ भी नहीं किया, एक आपको ऊपर से ब्रीफ दिया है कि ये प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स के बेनिफिट क्या है, किस तरीके के प्रोग्राम्स हैं, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या लेके आई है, आप लोगों के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। तो वो कंटिन्यू जो प्रोसेस चलता रहेगा, उस प्रोसेस में हम आप एक दूसरे के साथ इन चीज़ों को शेयर करेंगे, और अपने प्रोग्राम को हम इसी तरीके से बहुत हेल्दी बनाएंगे ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, देश के कोने कोने तक पहुँचे, और वो अपनी क्वेरीज दिए हुए नंबर्स पे पूछ के वो सॉल्यूशन कर पाएँ जिसके लिए वो वंचित हैं। उनको इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं कोई जिज्ञासा है, तो वो आप लोगों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन से पता नहीं देश के कितने हजारों लाखों बच्चों के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन जरूर पूछें और एक्टिव रहें, और सारी चीज़ें बड़े ध्यान से सुने और पूछें जरूर। हमारे और साथी पैनलिस्ट बाकी हैं, हम उनके भी विचार सुनना चाहेंगे। तो हम स्वागत करते हैं वंदना जी का, जिनके पास अब कैमरा जा रहा है और वो अपने विचार आपको देंगी। व्यक्तिगत स्तर पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक विज्ञान की अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो आपके देश ने आपको मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं और आपके कर्तव्य क्या है, वो आपको तभी पता चलता है जब आप राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए राजनीतिक सिद्धांत जो एक बेहद लाभदायक विषय है। अगर आपको अपने देश की समस्याओं के बारे में अगर अच्छे से समझना है, आपके देश में बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित हों, गरीबी से संबंधित हों, या और भी ज्वलंत समस्याएं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर इन समस्याओं का हमें सोल्यूशन करना है तो ज़रूरी है कि हमें राजनीति के बारे में पता हो, और ये राजनीतिक सिद्धांत के बारे पढ़ने के बाद ही आपको अच्छे से पता चल सकता है। अब पूजा जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो कुछ शब्द इसमें ऐड करें। पूजा जी। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, सबसे एडवांस सब्जेक्ट है, या बोलें आप सबसे ज़्यादा वोकेशनल कोर्सेज यही प्रोवाइड कराता है आपको, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, जो आप करके सीखते हो इसी से ज़्यादा सीखते हो आप। साइंस फैक्ट पे बेसिस होता है, ये कोई झूठ नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। साइंस ही आपको आगे की तरफ या मॉडर्नाइजेशन की तरफ आपको आगे करता है। वोकेशनल कोर्सेज जैसे मैंने बोला बायोलॉजी आपको प्रोवाइड कराते हैं सबसे ज़्यादा वोकेशनल कोर्सेज। सबसे पहले आपको MBBS, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, BMS, BUMS, BHMS, ये सभी आपको प्रोवाइड कराती है। ये आप सभी कोर्सेज़ के अंदर आप जा सकते हो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, या फिर आप पर्टिकुलरली आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका नीट, उसके थ्रू आप जा सकते हो। इन सभी कोर्सेज़ की जो आपकी ड्यूरेशन होती है 4 to 5 ईयर्स होते हैं, मैक्सिमम 5 ईयर्स के कोर्सेज़ होते हैं। ये सबसे ज़्यादा चलन में और सबसे ज़्यादा मॉडर्न या बोलें आपकी सबसे चाहते कोर्सेज होते हैं वोकेशनल कोर्स, जो आपको साइंस ही प्रोवाइड कराती है, स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं प्रीति जी से आग्रह करूंगा कि वो भी इसमें कुछ ऐड करें। मैं हिंदी की टीचर हूँ, और जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है,
और हिंदी ने ही पूरे भारत को जो है एकता के सूत्र में बांध रखा है। पहले लोगों को लगता था कि भाई हिंदी सिर्फ एक आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन हिंदी के माध्यम से ही आप जैसे आजकल अपना जो है फ्यूचर ब्राइट कर सकते, अपना करियर बना सकते हैं हिंदी भाषा में। ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और इसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अपना करियर इसमें हम बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देवेंद्र जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो कुछ बताएं। आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं बच्चों के कुछ सॉल्यूशंस के लिए, बच्चों का कुछ डर दूर करने के लिए। मैं बात करता हूँ मैथमेटिक्स की। जब मैथमेटिक्स की बात आती है, कुछ बच्चों के चेहरे पे खुशी आ जाती है तो कुछ उदास हो जाते हैं। खुशी उन बच्चों के चेहरे पे आ जाती है जो मैथ को फन फील करते हैं, जिनका बेस क्लियर है, जो लॉजिक तक पहुंचना जानते हैं। मायूस वो बच्चे हो जाते हैं जो लॉजिक तक न पहुंचकर उसको रटने की कोशिश करते हैं। यदि आप किसी चीज़ को रटोगे, उसके लॉजिक तक आप नहीं पहुंचोगे, तो आप एक डीप नॉलेज नहीं ले सकते। आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा, आपके अंदर फोबिया पैदा हो जाएगा। और आज के समय में यदि आपके पास मैथ नहीं है, मैथ पे आपकी अच्छी पकड़ नहीं है, आप लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। मोस्टली कोर्सेज में, हमारे कैरियर में, मोस्ट जॉब में हमें मैथ चाहिए। मैथ की हम बात करते हैं, आप मैथ के ज़रिए बैंकिंग लाइन में अपनी करियर बना सकते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में अपना करियर बना सकते हैं, आईटी फील्ड सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। मैथ आपके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल देता है। यदि आप मैथ को थोड़ा डीपली पढ़ें, थोड़ा फन के रूप में लेके अपने बेस को क्लियर करके थोड़ा सा इसमें पकड़ बना लें, मैथ आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर कर देगा। अब दोबारा आपसे रूबरू होने के लिए सुशीला जी भी कह रही हैं कि वो भी अपने सब्जेक्ट के बारे में आगे कुछ बोलना चाहती हैं, तो हम उनके भी विचार जानते हैं। जी मैम। मैं बेटा आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इंग्लिश में आपके बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, कि जिस तरह से आप कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं आफ्टर +2। और आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ उसके लिए भी आपको इंग्लिश की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से एयर फोर्स में भी बहुत ही ज़्यादा कमांड की जाती है, इंग्लिश स्पीकिंग का एक अलग से जिस तरह से जीडी होती है, प्रेजेंटेशन होती है, तो इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जिस तरह से इसमें आप प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं इंग्लिश के, जिस तरह से स्कूल लेवल पे टीचर बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जिस तरह से स्टूडेंट इसको एक फोबिया मान लेते हैं कि हमें भाई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट का अपना महत्व है। उसी तरह से इंग्लिश का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो वो भी आजकल ये रिक्वायर कर रही है कि इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है। इंग्लिश को आज अब आप सभी जानते हैं कि ये फॉरेन लैंग्वेज है, जो 1835 में आपको पता कि लॉर्ड मैकाले ने जो जिस तरह से इंग्लिश का जो आई थी हमारे इसमें अधिवेशन में। लेकिन आज दिन प्रतिदिन जो इंग्लिश का प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। आप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन सकते हैं, जिस तरह से कम्युनिकेशन पार्ट पर काम कर सकते हैं। और आप जिस तरह से जो मैंने पहले भी बताया था कि वाइट कॉलर जॉब कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जिस तरह से प्रिंसिपल है, एसडीएम है, एसएचओ है। तो इस तरह से इंग्लिश के माध्यम से आप अपने कैरियर को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जिस तरह से आप अपनी मेहनत को बरकरार रखिए। जी, अब प्रिंसिपल मैडम कुछ उसमें ऐड करना चाहती हैं। जैसे कि मैडम ने बताया कि स्पोकन पार्ट पे हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रांसलेटर के तौर पे भी इसको एज ए करियर हम चुन सकते हैं।
जैसे ट्रांसलेटर क्या है कि भाई जैसे अदर लैंग्वेजेज है, फॉरेन लैंग्वेजेज हैं, इसके अलावा जैसे हमारी कुछ पांडुलिपियाँ होती हैं जो संस्कृत में है या हिंदी में है या किसी और भाषा में, किसी और विदेशी भाषा में है, उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं जिससे कि वो सभी की पहुंच के अंदर हो जाए। तो ट्रांसलेटर का भी जो है आजकल बहुत स्कोप बढ़ता जा रहा है। टीचर की तो आपकी प्रोफेशन है ही कि आप टीचिंग लाइन में एमए करके, बीएड करके, पीएचडी करके आप वहाँ पर जा सकते हैं, बट इसके अलावा इंग्लिश भाषा के थ्रू आप जो है एक बेटर ट्रांसलेटर, बेटर कम्युनिकेटर या इन्फ्लुएंसर के तौर पे भी आप इसको अपना एज ए करियर चुन सकते हैं। अब इसके साथ ही वंदना जी भी कुछ उसमें ऐड करना चाहती हैं, तो वंदना जी की भी हम लोग सुनते हैं कि वो क्या ऐड करना चाहती हैं पॉलिटिकल साइंस में। अगर एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए, सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं राजनीतिक सिद्धांत के तौर पर, तो आप जो है एमए इन पॉलिटिकल या फिर एमफिल करने के बाद जो है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी जो है इस राजनीतिक सिद्धांत की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम अगर आप लोग देते हैं बाहर जा करके, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है आपकी राजनीतिक सिद्धांत से पूछे जाते हैं। आप एमए करने के बाद जो है पॉलिटिकल साइंस से एमए करते हैं या फिर एमफिल करते हैं, तो आपको जो है एक लेक्चरर के तौर पर किसी भी कॉलेज या सरकारी स्कूल में जो है लिया जा सकता है। अगर उसके बाद भी आप लोग अगर टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, तो भी आप राजनीतिक सलाहकार या पत्रकारिता के कई क्षेत्र ऐसे हैं बेटा जहाँ पर आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छे जो हैं करियर के संबंधित जॉब आपको मिल सकते हैं। अभी जो आपने देखा, अगर इसके बावजूद अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो, आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर नीचे चल रहे हैं, उन पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपको आपके प्रश्नों का पूरा जवाब देंगे। तो अब हम 2 नारे लगाएंगे। एक तो जो अभी जो सबसे पहले चेयरमैन साहब ने शुरू किया था वो हम करेंगे, लेकिन क्या इसके पहले हम भारत माता की जय बोल सकते हैं? भारत माता की जय। राधे राधे। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।